राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद को वाजिब दामों पर देने के उद्देश्य से सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस अवसर पर केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद के बढ़ते दामों का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर व अन्य उर्वरकों की सब्सिडी पर सरकार ने 22,303 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय लिया है, जिससे न केवल भारतीय बाजारों में खाद के दाम पूर्ववत रहेंगे बल्कि एमओपी की कीमतों में कमी भी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइज़र की कीमतों का प्रभाव हम भारत के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। पहले भी उस दिशा में मदद की गई और पूर्व में भी आपने देखा होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइज़र्स की कीमतें बढ़ी, कमी भी आई। ना हमने खाद और यूरिया की कमी आने दी और ना उनके दामों में बढ़ोतरी होने दी। आज का निर्णय भी एनबीएस पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटैशियम फर्टिलाइज़र्स के लिए है, वो रबी के सीज़न के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीज़न जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीज़ प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। और इस बार भी किसानों को खाद रियायती दाम पर मिलती रहेगी। आगामी रबी सीज़न जो हमारा आ रहा है 2023-24 का, ये जो 1 अक्टूबर से मैंने कहा, इसमें डीएपी पर 45 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इन दरों से किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1,470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसानों को 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1,700 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1,655 रुपये प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 रुपया दाम भी यूरिया पर नहीं बढ़ने जा रहा है और उल्टा जो एमओपी है उस पे 45 रुपये प्रति बैग वो भी कम किया जा रहा है। ये जो एसएसपी हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि देश में उत्पादित होता है, इस पर भी फ्रेट सब्सिडी जो है वो जारी रखी जाएगी। तो आज मैं कह सकता हूं एक बार फिर, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किसान के हित में फिर निर्णय लिए हैं ताकि उनकी लागत ना बढ़े, यूरिया महंगा ना हो और उनकी पैदावार भी बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए। अगर आप इस पर एक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इसमें भी साफ देखने को मिलता है कि यूरिया 266 रुपये प्रति बैग,
हमारा जो डीएपी है 1350 रुपये प्रति बैग, और जो एनपीकेएस है 1470 रुपये प्रति बैग, और एमओपी जैसा मैंने कहा 45 रुपये कम होके 1655 रुपये प्रति बैग मिलने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित भारत शिक्षा रत्न सम्मान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित शिक्षकों एवं प्राध्यापकों से अपने अपने विद्यालयों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने का आह्वान किया और कहा कि भविष्य के नागरिकों को शिक्षा के साथ साथ संघर्ष करने की शक्ति और सामाजिक दायित्वों के संबंध में भी जानकारी देना आवश्यक है। सबसे पहले जिनको अवार्ड मिला है उनको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। अवार्ड ऐसी चीज होती है जो मिलने के बाद जिसको अवार्ड मिलता है उसका उत्साह और बढ़ता है, और आपने जो अच्छा काम किया उसके लिए अवार्ड मिला है, और इससे इतना उत्साह और प्रेरणा मिलेगी कि और अच्छा काम आपके जीवन में आपके हाथ से होगा। इसलिए भगवान आपको आशीर्वाद दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस कार्यक्रम में आने का मेरा एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना चाहता था, क्योंकि हमारे देश में रोड सेफ्टी की समस्या बहुत गंभीर है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। टोटल 3% और जीडीपी का लॉस होता है, और मरने वाले लोगों की जो संख्या है, जो आयु है, उसमें 18 से 34 वयोगट के 65% जवान लड़के और लड़कियां मर जाती है। कोई डॉक्टर होती है, कोई इंजीनियर होती है, और ये हमारे लिए कोई लड़ाई में, दंगों में, कोविड में जितने लोग नहीं मरते उससे कई गुना ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। और विशेष रूप से आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, आपने अगर मन में ठान लिया तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। और हमारे जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें मोटे तौर पर कुछ रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हमने किए हैं। कुछ काफी गलतियां थी, काफी सुधारे हैं रोड सेफ्टी के बारे में। इसके बाद में इन्फोर्समेंट कानून में नया एक्ट भी हमने मंजूर किया, जिससे फाइन भी बढ़ा है। जो इन्फोर्समेंट है वो भी हुआ। इमरजेंसी में रोड के आजू बाजू में एम्बुलेंस मिले, अब हेलीपोर्ट भी बना रहे हैं ताकि तुरंत अस्पताल में जाके उनकी जान बचे। पर इसमें जो 5वां ई है, जो इम्पोर्टेंट है, वही एजुकेशन। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका माइंड सेटअप जब तक बदल नहीं सकते तब तक एक्सीडेंट रुक नहीं सकते। जैसे रेड सिग्नल होगा तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। मोबाइल रखकर गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करूंगा। अगर 2 व्हीलर चलाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा। अगर मेरी गाड़ी बड़ी है, ट्रक है, बस है, तो लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा। ओवर स्पीड नहीं करूंगा, ड्रिंक्स लेके गाड़ी नहीं चलाऊंगा। छोटी छोटी बातें हैं, और जिन बातों में बड़े लोगों को सुधारना थोड़ा कठिन है, पर बच्चों को अगर इसका अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा तो भविष्य के बहुत जिम्मेदार नागरिक वो बनेंगे, जिसको बनाने का कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। तो इस काम में आपका सहयोग प्राप्त करना, ये मेरा आने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि ये जो माइंड सेटअप है बच्चों का, ये बदलने में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा, और इसलिए रोड सेफ्टी प्रोग्राम में आप सब लोग सहयोग करें। आपके स्कूल और कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर उनको संस्कारित करके आप जरूर सहयोग करिए। ये मैंने अपना एजेंडा अपने साथ लाया था और मैं उसकी रिक्वेस्ट करता हूं। जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि देश के भविष्य को और देश के भविष्य के नागरिक को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो एजुकेशन से ही देश का भविष्य का व्यक्ति बनता है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट नॉलेज नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट द नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम गुड पर्सन, जिसको हम लोग संस्कारित कर रहे हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए नॉलेज से शिक्षा को प्राप्त करते हुए हम अपना जो विद्यार्थी अपना करियर बनाएगा, निश्चित रूप से उसको देश विदेश में अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छी इंडस्ट्री उद्योग खोल सकेगा, ताकि प्रगति और विकास की ओर देश भी जाएगा और वो भी जाएगा। तो आप जो भविष्य के नागरिकों को तैयार कर रहे हैं उनको नॉलेज भी देना है, उनको संघर्ष के साथ लड़ने की सीख भी देनी है, वो इकोनॉमी अपनी मजबूत कर सके, ये भी आपको करना है। सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल अवेयरनेस भी उनको निर्माण करना है, और नेशनल कमिटमेंट एंड नेशनल अवेयरनेस भी निर्माण करना है, और सही अर्थ में देश के लिए युगानुकूल ऐसा अच्छा नागरिक वो बने, ये आपका मिशन है। और इसी कार्य में आप अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आपको अवार्ड मिला है।
मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर मंडल के 1086 परिषदीय विद्यालयों के स्मार्ट क्लास एवं 64 ब्लॉक संसाधन केंद्रों में ICT लैब के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए गए और साथ ही दिव्यांग छात्रों को कृत्रिम अंग भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया है और इस टैबलेट के माध्यम से शिक्षकों को तकनीकी रूप से सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के कार्यों के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग समय के साथ बदल रहा है, जो एक सराहनीय प्रयास है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सभी जनपदों से आए हुए सभी उपस्थित शिक्षक गण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज बेसिक शिक्षा परिषद विगत 6 वर्ष के अंदर हुए विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में अपने साथ कुछ नए अलंकरण जोड़ रहा है। पिछले 1 घंटे से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मुझे यहाँ पर आपके साथ और बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबके सामूहिक प्रयास से बेसिक शिक्षा परिषद में नित्य नए परिवर्तन और समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की जो एक नई सकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हुई है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं प्रातः यहां पर आया था उस समय मैंने देखा कि दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग बच्चे थे, उन बच्चों को ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर का वितरण होने के साथ ही अन्य दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। उपकरण वितरण के साथ ही फिर यहाँ पर मुझे एग्जीबिशन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। कैसे हम सहजता के साथ, सरलता के साथ, उदाहरण के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से आसानी से बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ भाषा की जानकारी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, यह भी मैंने देखा। और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहाँ पर देखे हैं कि आज गोरखपुर मंडल के जो 64 विकास खंड हैं, इनमें 64 ICT लैब्स, यहाँ पर गोरखपुर मंडल के लिए 14,360 टैबलेट वितरण का कार्यक्रम और परिषदीय विद्यालयों में 1086 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें स्मार्ट क्लास की स्थापना के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सचमुच बेसिक शिक्षा परिषद में हुए परिवर्तन का एक नया उदाहरण है। इसके लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए आप सभी गुरुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और बेसिक शिक्षा विभाग को इसके लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, कोई भी सभ्य समाज के बगैर कोई राष्ट्र सशक्त नहीं हो सकता। किसी राष्ट्र को सशक्त बनना है तो उसको समर्थ बनना पड़ेगा। समर्थ बनना है तो उसके लिए वहां की शिक्षा को संस्कार युक्त बनना पड़ेगा। व्यक्ति के अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा हो सके, समाज और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को अपना मुद्दा समझने की एक प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अगर इन सभी भावनाओं को अगर कहीं से हम समावेश करा सकते हैं तो उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है तो वह शिक्षा होगी। जैसी शिक्षा होगी वैसा चरित्र होगा। ये जो टैबलेट आपको दिया गया है, ये टैबलेट जो दिया जा रहा है, ये टैबलेट तकनीकी रूप से आप भी सक्षम हो सकें, शासन के साथ एक तारतम्यता आप भी बना सकें, लेकिन समय के अनुरूप आप भी अपने आप को आगे बढ़ा करके इस योग्य बन सकें कि आने वाली पीढ़ी को आप एक नया मार्ग भी दिखा सकें। बेसिक शिक्षा परिषद आज इसके माध्यम से एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहा है, जब टैबलेट, ICT लैब्स, स्मार्ट क्लास, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए बंडर बॉक्स और दिव्यांग जनों के लिए दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का यह कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं बेसिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद देता हूं। आप सभी शिक्षकों को जिनको इसका माध्यम बनना है उसके लिए इसका अभिनंदन करते हुए आह्वान करूंगा कि इस तकनीक का बेहतर उपयोग करिए, शासन की उपलब्धियों को बेहतर उपयोग करिए और उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा की इस नींव को इतना सुदृढ़ करिए कि इस पर बनने वाला भवन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में सफल हो सके
और उसका रास्ता उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से आगे बढ़े, इसका आह्वान करते हुए मैं आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. दशहरा एवं दीपावली के शुभ अवसर पर बीकानेर स्वीट्स रमेश नगर की ओर से हार्दिक बधाई। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री आतिशी भी उपस्थित रहीं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदूषण के सीधे कारणों की जांच करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर DPCC के नवनियुक्त अध्यक्ष अश्विनी कुमार द्वारा दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के सहयोग से पर्यावरण पर होने वाले शोध को रोक दिए जाने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली को ऐसे शोध की सख्त आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से, समर एक्शन प्लान के माध्यम से बहुत सारी पहलकदमियां कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन सर्दियों के मौसम के बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले सालों में काफी गंभीर होती रही, उसको लेकर के दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इस प्रदूषण के जो रियल टाइम सोर्स हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कहता है इसका कारण डस्ट पोल्यूशन है, कोई कहता है गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कोई कहता है कि बायोमास बर्निंग से है, कुछ रिपोर्ट्स पराली की वजह से है। तो किस समय, किस एरिया में, किस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है? जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली तो एक ही है, लेकिन आनंद विहार का AQI का स्तर अलग है, वजीरपुर का अलग है, साउथ दिल्ली का अलग है, नरेला का अलग है, बवाना का अलग है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसकी स्टडी के लिए, रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी के लिए दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिल करके स्टडी को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। अब जब सर्दियों में सबसे ज्यादा उस डेटा की हमें जरूरत है, इस समय वो स्टडी जो है वो बंद कर दी गई। कैबिनेट ने निर्णय लिया स्टडी कराने का, लेकिन DPCC के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी ने स्वयंभू निर्णय लेते हुए स्टडी को बंद करवा दिया। बिना मिनिस्टर के डिस्कशन के, बिना कैबिनेट के डिस्कशन के, बिना किसी निर्णय के कैबिनेट के फैसले को उन्होंने पलट दिया। और जब इस दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय कि उस साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर साइंटिफिक एक्शन को डिजाइन किया जाए, उस समय हमारे पास सोर्स उपलब्ध नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने यह निर्णय लिया था कि दिल्ली में रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी शुरू की जाएगी। हमने IIT कानपुर के साथ DPCC ने 22 अक्टूबर 2021 को हमने AMU शामिल किया था। AMU साइन करने के समय जो निर्णय हुआ था कि ये जो पूरी स्टडी है कानपुर के साथ, ये 12,727 रुपए इस पे खर्च होंगे, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। स्टडी शुरू करने के लिए जो स्टेशन में तमाम मशीनरी मंगानी थी, इक्विपमेंट मंगाने थे, उसके लिए 10,07,248 रुपए IIT कानपुर को रिलीज कर दिए गए। और उसके बाद स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद जो बाकी पेमेंट था उसको कानपुर को देना था। लेकिन इसी बीच दिल्ली के अंदर अश्विनी कुमार जी दिसंबर के महीने में DPCC के चेयरमैन बनाए जाते हैं। उसके पहले अब तक जो इन्वायरमेंट विभाग का सेक्रेटरी होता था वही DPCC का चेयरमैन होता था। पहली बार इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की जगह सेपरेट अश्विनी कुमार जी को दिसंबर में DPCC का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। दिसंबर में ये नियुक्त होते हैं और नियुक्त होने के बाद फरवरी के महीने में ये नोट फाइल पर लिखते हैं कि ये जो स्टडी हो रही है उसकी कास्ट बहुत ज्यादा है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि जो इसकी मॉडलिटी है
उसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद मीटिंग दर मीटिंग IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ होती है और फाइनली जब अक्टूबर के महीने में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, 18 अक्टूबर को इन्होंने फाइनली फाइल पे लिखा कि अब जो बचा हुआ पेमेंट है IIT कानपुर का नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद से दिल्ली के अंदर शायद देश का पहला इस तरह का रियल टाइम सोर्स असेसमेंट स्टडी शुरू हुई थी, उसको अश्विनी कुमार जी ने ठप कर दिया। जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना, जन विरोधी और नियम विरोधी निर्णय अश्विनी कुमार जी ने लिया है, उसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी को नोट भेजा है कि ऐसी स्थितियों में अश्विनी कुमार जी को, जो DPCC के चेयरमैन हैं, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी जो है एक्शन लिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलोद इलाके में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर सरकार के द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए उन्होंने जनता से कांग्रेस पार्टी को और अधिक सीटों के साथ एक बार फिर जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सभी जातियों और सभी इलाकों की जनता का समर्थन हासिल हुआ है और यही कारण है कि सरकार ने सबसे पहला फैसला लिया वह था किसानों की ऋण माफी, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ। लगातार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के भी दौर चला थे, ये बीच में मान मनोबल भी चला थे, वो काम चला थे और प्रचार भी करना है, ये सब तो चलवे करी। लेकिन एक पहले आप सब सिंहावलोकन करना है, पुनर्विलोकन करना है। 15 साल के सरकार और 5 साल के आपके कांग्रेस के सरकार, 15 साल लोगों ने भुलवार के रखे और छत्तीसगढ़ के जतका भी खदान है, जतका फैक्ट्री है, वो सब लाडानी देवा काम करे। आपकी सरकार है, इस कांग्रेस की सरकार है, आप आशीर्वाद दे 5 साल पहले। और वो समय आपके बीच में राहुल गांधी जी आए थे कि हमारी सरकार बनी 10 दिन के भीतर में ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करबो, 4000 प्रति माह बोला के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो, बिजली बिल आधा 4 यूनिट तक बिजली बिल आधा करबो। ये सब बात कटेरी से आप सब कांग्रेस के बात में, राहुल जी के बात में विश्वास करें और आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के जनता देरी से अगर पहली कबू को 90-68 सीट नहीं जीतने से आप जिता के दे और चुनाव को मिला के 71 सीट हो गई। आपका विश्वास जब वो सरकार बनी 68 सीट हम जीते तो जीतेंगे खुशी री से, लेकिन डर भी री से। कहते हैं विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता करे और पूरा करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मन के कंधा में रही से, लेकिन आप सबके आशीर्वाद रही से, किसान मजदूर के, आदिवासी के, महिला मन के, नौजवान मन के आशीर्वाद रही, अनुसूचित जाति के आशीर्वाद रही, सबके आपके शहर के, गांव के सबके आशीर्वाद रही। और वो आशीर्वाद जब मिले तो कठिन से कठिन दौर भी है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के जनता के साथ नहीं छोड़े। हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के किसान के साथ, मजदूर के साथ हम खड़े रहे। आप याद करो 10 दिन राहुल जी के लिए 10 घंटे में लगाए, 2 घंटे के भीतर में किसान मन के ऋण माफी करे ना मन। सबसे पहली मंत्रालय गए ना, मंत्रालय में जाके पहली जन दस्तखत है जब किसान मन के ऋण माफी करे। 19 लाख किसान के 9.5 करोड़ के ऋण माफी। दूसरा दस्तखत करे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हुई। और तीसरा दस्तखत ये हुई जब किसान धान बेच रहे और लेविन होकर पैसा कट गए 1200 करोड़ रुपया, वो वापस जाए, वो किसान के खाता में 1200 करोड़ रुपया वापस जाए, ये फैसला करें। नहीं कब ऋण पटे बैंक में तो वापस हो आज तक के। लेकिन ये तुम्हारा अन्नदाता मन के सरकार है, यू काम हमन करें। दूसरा काम करें, देश में पहली बार सब बंद रही से मनरेगा शुरू करे, काम ला हमन करें। 26 लाख परिवार मनरेगा वो दौर में शुरू करें। सब दुकान फैक्ट्री सब बंद रही से, तेंदू पत्ता तोड़े काम ला हमन करें, खरीदे की व्यवस्था करें, इमली खरीदे के, महुआ खरीदे के सब व्यवस्था करे। जबका जंगल में हमारे साथी में रहे थे, वो सब के आर्थिक वही दौर थे जब कुछ पैसा आ जाते थे, 4 महीना खर्चा चलाते। वो समय में छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहली किस्त 21 मई के तुम्हारे खाता में डाले काम करे, किसान के साथ खड़े रहे। एक तरफ कई ठग राज्य से जना कर्मचारी मन के तनख्वाह
25% कटौती कर दे रही है केंद्र सरकार। जिन सांसद निधि है ओला बंद कर दे रही है, सांसद मन के तनख्वाह कटौती कर दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार मोर अन्नदाता तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो ये वक्त हम नारा देना आपकी बार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नरसिंहपुर जिला से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिले के चारों उम्मीदवार व राज्यसभा सांसद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल से उनका बेहद पुराना संबंध है और इस जिले के लिए उत्तम शिक्षा प्राप्त कराने की कोशिश के अनुसार सीएम राय स्कूलों की स्थापना 45 करोड़ की लागत से की जा रही है। एशिया की सबसे उर्वरक भूमि को पानी पहुंचाने का काम भी भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने दावा किया और उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना तक पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में नहीं की गई थी। इस नरसिंहपुर की माटी से मेरा बरसों पुराना संबंध है। नर्मदा मैया के उस पार जैत है और ज्यादा दूर नहीं, इस पार गोटे गांव है। हम लोगों ने लगभग साथ में राजनीतिक क्षेत्र में काम शुरू किया और उम्र के उस पड़ाव में शुरू किया तब हमारी दाढ़ी मूछे भी नहीं आई थी। हौस संभाला और राजनीति में काम करना शुरू कर दिया। मैं एक बार गोटे गांव आया था, तब मैं युवा मोर्चे का महामंत्री था। प्रहलाद भाई के घर ही हम बैठे थे, इतने में खबर आई कि मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हो गया। रेडियो में कहीं सुनी और महामंत्री प्रहलाद भाई बने और हम लोगों ने साथ साथ पूरे प्रदेश को नापा और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसको बनाने में शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, उसके साथ साथ युवा मोर्चे का जबरदस्त योगदान था जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेके अब तक कई काम साथ साथ किए और आज मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल जी अब नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रसन्न भी हूं, गर्व भी महसूस करता हूं और नरसिंहपुर गवाह है, जिला गवाह है। आज दिल पे हाथ रख के बताना, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? आज केवल सिंचाई की योजनाएं देख लो आप। एशिया की सबसे उर्वर भूमि है ये। कांग्रेस ने कभी पानी तक नहीं दिया। अकेले 5,839 करोड़ रुपए की चिंकी बैराज परियोजना अगर दी है तो हमने दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और बैराज और बांध में अंतर समझिए। बांध में जमीन डूबती है, बैराज में जमीन नहीं डूबती। पानी हम खींचते हैं पाइपलाइनों के जरिए, खेतों में पाइपलाइन बिछाएंगे और 2.5 हेक्टेयर तक के चक में एक आउटलेट देंगे जहां किसान अपना सिस्टम लगा के पानी ले जाएगा। नहर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल चिंकी बैराज नहीं, दूधी बांध, शक्कर नदी पे बांध, मछरेवा बांध, अकेले 20,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हमने दी है। अगर विकास की बात करें, नरसिंहपुर से गोटे गांव सड़क अब लगभग शायद मुन्ना बनने की लगभग पूरी होने की स्थिति में आई हो। 100 करोड़ रुपए की 165 करोड़ की मेहरबानी चकदही से सहजपुर तेंदुखेड़ा, ओवर ब्रिज का सवाल वाला का लगे 105 करोड़ के। अकेले नरसिंहपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल बन रहा है। ये सीएम राइज स्कूल क्या है? गरीब और किसान बेटा बेटियों के लिए उत्तम शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का माध्यम है सीएम राइज स्कूल। ये केवल नरसिंहपुर के लिए नहीं है, करेली के लिए नहीं है, ये आसपास के सब गांव के लिए है। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। आपकी जिंदगी बदलने का महायज्ञ है ये लाडली बहना योजना, कोई साधारण योजना नहीं। और इसलिए मेरी अपील है, नरसिंहपुर की सीट आप रिकॉर्ड वोटों से ऐसा जिताएं कि पूरा हिंदुस्तान देखता रह जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।